आइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन इलेक्शन का डेट होना पूरे का पूरा आइन नहीं, आइन के और बहुत सारे पहलू। ये IPP की तरफ से कोई राब्ता किया गया? मैं PTI के साथ हूँ, मेरी दावत भी पहले भी दी गई थी। मुल्क का तकाजा है कि फौरी तौर पे आइन की रोशनी में इंतखाबात हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% से जायद महंगी हो गई है, मगर दिलचस्प बात है कि निगरान वज़ीर आज़म जहाँ भी जाते हैं महंगाई के बजाय दो सियासी सवालात उनका पीछा करते हैं, एक इलेक्शन की तारीख और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ लम्स यूनिवर्सिटी के तलबा ने वज़ीर आज़म को टफ टाइम दिया, जहाँ इलेक्शन में ताख़ीर के सवाल पर वज़ीर आज़म को आर्टिकल 254 का सहारा लेना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ केसेस में आर्टिकल 254 को इलेक्शन ताख़ीर के जवाज़ के तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अलबत्ता लेवल प्लेइंग फील्ड के सवाल पर वज़ीर आज़म ने PTI को खुसूसी तौर पर मुखातिब किया। उस जमात का नाम PTI है, क्यों शर्मा के कह रहे हैं आप? अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी? वो लोग जो इमरान खान साहब से राहें जुदा कर चुके हैं, वो लोग जो उनके लॉयलिस्ट के तौर पे हैं, वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और इससे ज़्यादा क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात मैं इंश्योर कराऊँ? क्या वज़ीर आज़म की PTI को दी जाने वाली यकीन दहानी हतमी है या आगे चलकर ये फैसला बदल भी सकता है? दूसरी तरफ 4 साल बाद आज नवाज शरीफ की सदारत में नून लीग का जाती उमरा में इजलास हुआ, जिसमें पहली बार फौरी इंतखाब का मुतालबा किया गया। याद रहे कि मियाँ साहब की वापसी से पहले ही पीपल्स पार्टी ने नून लीग से ये मुतालबा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया था। क्या पीपल्स नून लीग के इस मुतालबे को काफ़ी समझती है या डू मोर का मुतालबा करेगी? सुने इस मामले पर एहसन इकबाल क्या कहते हैं। पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ होंगे। 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में उनके पास मौजूद है। बहुत दिलचस्प आर्ग्यूमेंट एहसन इकबाल साहब ने दिया। इसके अलावा अब मामला को ट्रायल साइफर का जो है उस पर बात कर लेते हैं, जिसके गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने का 7 नवंबर तक चला गया ये सारा काम। क्या अदालती केसेस के फैसलों और इलेक्शन की तारीख के दरमियान कोई ताल्लुक है? जैसा कि 2018 में इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी। इन इशूज़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम हैदर साहब, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, मलिक अहमद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, अली मूसा गिलानी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मियाँ साहब ने 4 साल बाद अपनी पार्टी का फिजिकली जो है वो इजलास बुलाया है। क्या इंतखाबात से मुतालिक भी कोई हतमी बात आप लोगों की हुई है, कोई मुतालबा किया गया है? मजीद क्या अहम फैसले हैं मलिक साहब? जी आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखें, अमूमी तौर पे अब हर बात ही जो है वो इंतखाबात से मुतल्लिक है, और इंतखाबात की तारीख़ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात तो इलेक्शन कमीशन कर रही है कि कोई डेट जो है लास्ट वीक ऑफ जनवरी की होगी। तो इसमें तो मेरा ख्याल कि जो अब बाकी तो स्पेकुलेटिव है सारा कि इलेक्शंस में कोई ताख़ीर है नहीं है। एक टाइम लाइन इलेक्शन कमीशन ने दी, और वो किन बेसिस पे दी है उसमें हल्का बंदियों का एक प्रोसेस है जिसमें हम पार्टिसिपेंट हैं। मेरा अपना हल्का, उसमें बहुत सारी चेंजेस हो गई थी, मैं उससे मुतासिर हूँ। मैंने उसमें एक अपील फ़ाइल की है, उसकी डेट्स लग रही हैं। वो एक प्रोसेस है, जो लोग इलेक्शन कमीशन में इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनको टाइम लाइन्स का बखूबी अंदाज़ा है कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फाइनल डिलिमिटेशंस होंगी, एंड जस्ट आफ्टर फाइनल डिलिमिटेशंस फिर 54 डेज़ और टू दैट एक्चुअली कंक्लूड्स वो जाके उनका जनवरी के लास्ट वीक में ही टाइम बनता है। तो मेरा ख्याल है कि प्रोसेस ऑन है जी। इलेक्शन का प्रोसेस तो अपना रास्ता इख्तियार कर रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट मंथ और 2, मतलब इसमें तारीख सब चीज़ हमारे सामने होगी कि ओके फाइन। एग्जैक्टली। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को ये यकीन है कि अगर मेरी इत्तलात है कि इंतखाबात शायद फरवरी में होंगे, लेकिन अगर जनवरी हो फरवरी हो जो भी हो, लेकिन आप लोगों को यकीन है कि जब तक मियाँ साहब की नाअहली वाला मसला हल हो जाएगा और चेयरमैन PTI जो है उनकी नाअहली वाला मसला यकीनी हो जाएगा, उनके केसेस का या केस कंक्लूड हो जाए?
नहीं आदिल, देखिए ये बात जो है, इन दोनों बातों से मेरा बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ऐसा डायरेक्ट ना मैं इन पे कभी मैंने मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, ना मैं इस पे लीगली इनको कुछ तरह से फॉलो कर रहा हूँ। दोनों में के चेयरमैन पीटीआई का क्या मामला है या क्या कोर्ट के अंदर केसेस हैं, लेकिन एक बात जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, वो फॉलो ये कर रहा हूँ कि ये मैंने जैसे आपसे आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा, द क्लॉक इज टिकिंग, वो उसको आप किसी सूरत पे वो बदल नहीं सकते। यानी जो मैंने आपसे कहा, ये डिलिमिटेशंस का जो प्रोसेस है इसकी एक टाइम लाइन है, और वो टाइम लाइन लेट्स से कंक्लूड हो रही है ऑन अ सर्टेन डेट ऑफ नवंबर, नवंबर एंड, तो उसके बाद से फिर 54 डेज जो है वो इनेक्शन आ जाएंगे। तो ये इसमें अब कोई ताख़ीर, तावील, फरवरी या किसी एक की नाअहली, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बुनियादी तौर पे ये सारी ये ऐसे है जैसे एक अजम्पटिव बात है। तो आप लोग मियां साहब की अहलियत के बगैर भी इलेक्शन में जा सकते हैं? नहीं होंगे। नहीं, देखिए मियां साहब की अहलियत के मामले में मेरी राय ये है कि जो अदालती फ़ैसले हैं वो हम सब के सामने हैं। अब वो 3 सेट्स हैं, 3 डिफरेंट सेट्स हैं जिन डिसीजंस का उनके ऊपर इफ़ेक्ट था। उनमें एक वो जो पहला राउंड था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ताहयात नाअहली वाली बात थी, तो उसको तो एक लेजिस्लेटिव एक्ट के साथ आपने डील किया हुआ है कि उसमें आपने कितने वक्त की सज़ा का तयन किया है, और वो 5 साल है। और वो जब ये ऑर्डर पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब लॉ के अंदर वो टाइम प्रोवाइडेड नहीं था। तो आज वो टाइम प्रोवाइडेड है। एक तो बात उसको उस सेट ऑफ जो एक लिटिगेशन का जो राउंड था वो उसको एक तरफ रख लें। फिर उसके बाद आ जाएं कि जो डिफरेंट केसेस थे जिनमें एवन फील्ड्स का केस था, या उसमें जिसमें सज़ा हुई नैब कोर्ट से, और फिर वो अपील उनकी इन एब्सेंशिया सुनी नहीं जा सकती थी। ठीक। तो पिछली प्रोसीडिंग जो हुई, उस प्रोसीडिंग से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो जो बेंच है और जो हाई कोर्ट के अंदर दलाइल मैंने सुने, जो टीवी पर भी देखे और जो वहाँ पर भी सुने, तो उससे मुझे अंदाज़ा ये हो रहा था कि वो एक कंक्लूसिव स्टेज की तरफ चले जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जैन तक सॉर्ट हो जाएगा मसला। आपकी लीगल अंडरस्टैंडिंग भी है और आपने सुना भी है, तो ये जनवरी तक आपको लगता है मसला हल हो जाए? सर अपेरेंटली मुझे ऐसे लगता है। अपेरेंटली आपको लगता है कि जनवरी तक हो जाएगा? परेशान क्यों है पंचोता साहब? अब तो क्लॉक टिकिंग हो रही है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन कई दफ़ा कह चुका है कि भाई हम ये डिलिमिटेशन वाला इशू है, हम इलेक्शन होने हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया है। और वो कहते हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, कोई नाअहल होता है, हम अपने लीडर की अहलियत के लिए तो देख रहे हैं कि ये वक्त ज़्यादा नहीं रह गया। तो अब आप लोगों को तसल्ली हुई है, कुछ इत्मीनान हुआ है कि इलेक्शन के करीब हैं आप? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रजू किया हुआ है और गई हुई है, और हमें उम्मीद है कि 2 तारीख को ये केस फिक्स है और जल्द डेट जो है अनाउंस होनी चाहिए, क्योंकि आईने पाकिस्तान जब 90 दिन का कहता है तो कोई दो राय नहीं है। दूसरे नंबर पर ये बहाने हैं, पहले भी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ और बड़ा वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा जनाब कि थोड़ा टाइम दे दें, 5-6 महीने दे दें, फंड्स नहीं है, ये सिक्योरिटी के इंतजाम हमारे पास नहीं है, उधर से रिपोर्ट आ गई है, इधर से रिपोर्ट आ गई है। बहाने सिर्फ ये थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर से इधर आएँ, इमरान खान साहब को अंदर किया जाए और पीटीआई को बकाया तौर पर क्रैश किया जाए, आकर उनकी जो सज़ा है वो सस्पेंड की जाए। और जिस तरह से आपने देखा कि बेल उनको मिली, अपीलें बहाल हुई और सज़ा भी अब इसी तरह सस्पेंड जो है। पंजाब हुकूमत देखें ना, जो सज़ा सस्पेंड की है उसके अंदर किया क्या है उन्होंने कहा जी कि दरख्वास्त दी है इन्होंने कि 74 साल मेरी उम्र है और मेरी तबीयत जो है वो इस तरह की नहीं है कि मैं जेल के अंदर जो है टाइम गुजार सकूं। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो एजाज चौधरी साहब हैं वो भी बीमार हैं, फिर यास्मीन राशिद हैं उनको भी, वो भी पेशेंट है। इसके अलावा लाखों लोग जो हैं इसी तरह से वो जेलों के अंदर होते हैं। तो क्या उन्हें फिर फ़ौरन जो है रिलीज़ कर दिए, फिर करें रिलीज़ सबको, उनको स्पेशल प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? तो ये सारा सिलसिला जो है उनके लिए एक सहूलतकारी की गई और ये किया जा रहा है। इलेक्शन का यकीन है कि नहीं होगा? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी जो है इम्तिहान है, तमाम अदालत से भी एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं। देखिए, बंदयाल साहब ने तो 2 सूबों के हवाले से बकाया तौर पर डेट दी भी थी और 2-3 दफ़ा ये अनाउंस की थी। तो क्या मुल्क के अंदर जो है इलेक्शन करवाया गया और अभी तक भी वो निगरान हुकूमतें हैं, इलेक्शन उसी तरह से अनाउंस करेगा उसी वक्त इलेक्शन होगा, वरना तारीख देना। देखिए, बड़ी अजीब को ज़ाहिर है आपकी बात ठीक है कि सेकंड को अदालत क्या फैसला करती है, लेकिन अल्टीमेटली 2 सूरतें होंगी ना, या वो अदालत कहेगी आप तारीख दें और वहां तारीख देनी पड़ेगी और इलेक्शन कमीशन
मेरी इत्तलातें शायद दे देगा। देखें, मैं ये बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे, इसी वजह से मसला बना है। पहले दिन से अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता कि जब आईने पाकिस्तान मौजूद है, इलेक्शन एक्ट के अंदर सदर पाकिस्तान बाहर थे और ये पीछे से कह के आती ना कि आप कर लें ये डिलिमिटेशन वाला मसला, डिजिटल सेंसर, सारी चीजों को सामने रखें ना कि पाकिस्तान सब कुछ हुआ ना, उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही एक वायद है जो अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि आइन को बचा लो। ठीक, अली मूसा गिलानी साहब ये बताइएगा कि इनकी तो एक्सपेक्टेशन सारी है अदालत से, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन किससे? और एहसन इकबाल साहब ने भी जो बात की, उन्होंने कहा आपको पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड पहले से है, बिलावल साहब और जरदारी साहब दोनों तो हैं मैदान में, असल मसला तो हमारी तरफ हुआ था, और इलेक्शन आपको लगता है अब जनवरी तक, फरवरी तक हो जाएगा? तसल्ली हुई है, कुछ इत्मीनान आप लोगों को हुआ है इससे? अब मैं ज़रा बात, सब ने अपना टाइम मौक़िफ़ ले लिया है। सबसे पहला सवाल का आपका मैं जवाब दे दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सपेक्टेशन सिर्फ इस मुल्क की आवाम से है। ना हमने कभी किसी अदालत की तरफ देखा है ना इलेक्शन कमीशन किसी चीज़ के लिए, और ना हमें कभी उनसे उम्मीद मिली है, और ना कभी हमने किसी और इदारे की तरफ देखा है कि हमें वहाँ से कोई उम्मीद मिल जाए। तो हम ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की आवाम से उम्मीद है, और पाकिस्तान की आवाम ही फ़ैसला कर दे, भले वो जिस मर्ज़ी का फ़ैसला कर दे, लेकिन वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ अपना फ़ैसला करे। और उसके लिए तो आपने देखा कि हम किसी भी सियासी जमात को, पीटीआई है, देखिए कहाँ कह चुकी है, खुदा आने देना, पोलिंग तो होने दें। कैसे पीटीआई थी, आप लोगों ने पहले किसकी तरफ देखा था? पहले आप फैज साहब की तरफ देख, पहले आप मेरी बात सुन लें। पहले आप किसी और जगह देखते थे, फैज साहब की तरफ देखते थे, फैज होने के लिए आपने वहां पर देखा। आपने उस वक्त तो 2018 की टाइम पर आवाम की तरफ नहीं देखा। अगर आप आवाम की तरफ देखते तो आपके पास ना पंजाब हुकूमत होती और ना ही आपके पास वफाकी हुकूमत होती। तो प्लीज़ हर चीज़ अंडरस्टैंड करें, अपनी गलतियां तस्लीम कर लें। आज आप आज आपको जो शिकार है वो सिर्फ आपकी अपनी गलतियां हैं। खुदा का खौफ करें, मेरा मशवरा मान लें, हम आपकी जंग लड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पीटीआई को भी जो है पीपल्स पार्टी पीटीआई की जंग लड़ रही है के अंदर हिस्सा लेने दिया जाए। तो अपने आप को पीपल्स पार्टी पीटीआई की जंग लड़ रही है, ये बड़ी खबर है। वैसे ये जरा गिलानी साहब बताइएगा कि कहाँ पर जंग लड़ रही है? कुंडी साहब तर्जुमान जंग लड़ रहे हैं आप, हर जगह पे वो बैठकर 9 मई की बाकायदा तौर पर मिसाल देते हैं। तो क्या 9 मई की तारीफ करनी चाहिए? वो कहते हैं कि मजम्मत ही होगी है, जो लोग भी जो है वो उनको बाहर किया जाए। देखिए कुंडी साहब अगर 9 मई की मजम्मत करते हैं तो ठीक काम करते हैं। बात कर ले, पहले मेरी बात सुन ले। हाँ जी गिलानी साहब मेरी बात सुने। पीटीआई एज पॉलिटिकल पार्टी, हम चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके अंदर जो उनके अंदर शरपसंद अनासिर हैं वो अपना कैफरे किरदार में तक पहुंचे। चाहे वो शरपसंदी तो फिर हर जमात नहीं, हर जगह पे चाहे वो कोई लीडर है, सिर्फ जो ये कह देना कि किसी जमात ने आप तो तहकीकात, पूरी दुनिया के कैमरे मौजूद हैं, आपके अपने लोगों ने सेल्फियां खींची हुई हैं। जिन लोगों ने पार्लियामान पे हमला किया उस वक्त आपको माफी मिल गई, क्योंकि उस वक्त कोई और इदारे आपके साथ थे जब आप पार्लियामान पे हमला कर रहे थे। आज जब आपने उसी इदारे पर हमला किया जिसकी गोद में बैठकर आप लोग आए हैं, तो फिर इस तरह तो नहीं होता ना। सर गोद में तो कौन कौन बैठ के आया है, क्या क्या हुआ है वो सबको पता है। इमरान खान साहब की मकबूलियत को मान लें। जल से आपके होते हैं लोग इमरान खान जिंदाबाद कहते हैं, जल से आपके होते हैं लोग कहते हैं हमने इमरान खान को वोट देना है। तस्वीरें आपकी आईडी पे लगती हैं लोग। मैं अब ये तो नहीं कहता कि वो गालियां देते हैं, और लेकिन आप जरूर कमेंट्स पढ़ा करें। आप ट्विटर पे इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, आप ट्विटर पे इलेक्शन लड़ना सारे ट्विटर की बात नहीं है। आप लोगों में निकलें, आप निकलें, आप लोगों की जो एहसास है उनको जांचें। अब पंजोता साहब आपकी जमात, मैं इस वक्त भी लोगों से निकल कर आ रहा हूं, और मैं वाहिद इलेक्शन था पंजाब में जहां पर मैंने तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना अच्छा, तो जनाब हमने आपको दी थी कि आपने अली मूसा साहब ये बताएं, और आपने जवाब नाम किया, आपने जवाब अली मूसा गिलानी साहब ये बताएं, वो कह रहे हैं हम आप पूरी बात इन्होंने कंप्लीट, वो आपको कह रहे हैं आप लोग गोद में बैठ के आप भी आए, वो आपको ये कह रहे हैं आप भी जो है वो निजाम के अंदर फायदे लेते रहे। आप कह रहे हैं हम इनकी जंग लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आप कहाँ हमारी जंग लड़ रहे हैं। तो आप लोग क्यों इतना पीटीआई की जंग लड़ रहे हैं जब उन्हें चाहिए ही नहीं आपकी जंग? उसकी कोई खास वजह है क्या? नून लीग के साथ आपका एक फर्क पड़ गया, इस वजह से आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो वोट बैंक या सपोर्ट ले सके? शेरवानी का रौला है सर, शेरवानी का रौला है। शेरवानी का
पीटीआई का जो वोट बैंक है, देखिए पीटीआई का जो वोट बैंक है वो इंडिपेंडेंट वोट बैंक है, ना वो नून लीग को मिलता है, ना वो नून लीग का वोट डिवाइड करता है। ठीक है जी, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन हमने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो शहरी रहमान साहबा की स्टेटमेंट है कि हर जमात को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए और उसके अंदर जो शरपनाह अनासर है वो अपनी सजाएं भुगते और जो क्लियर है वो लोग इलेक्शन लड़े। तो सर वो तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो कह रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं लगनी, वो भी कह रहे हैं, पीएमएलएन भी कह रही है कि पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगनी। ये तो आप लोग उसूली बात कर रहे सारे, ये तो अच्छी बात है, उसूली बात कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल तो इसी को हम सब इनकी जंग लड़ रहे हैं फिर। अच्छा अली भाई जरा क्विकली आपने जवाब देना है मेरे सवाल का, क्योंकि मैं फिर मलिक साहब के पास जाऊंगा। ये जो एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब और बिलावल साहब तो मौजूद हैं दोनों, हमारे साथ लेवल प्लेइंग फील्ड अब शुरू हुई है, मियां साहब माइनस थे सारे निजाम से, गालिबन यही कहना चाह रहे हैं। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ज़रूर कर रही थी, लेकिन मैं अपना ज़ाती तौर पर एक मशवरा देना चाहता हूँ और मैं पार्टी को भी ये कहूँगा और अवाम को भी ये कहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत बनाई है या जो भी सीटें जीती है वो हमेशा अपहिल टास्क होता है, वो हम अपने जोर पे अवाम की मोहब्बत और अवाम की ताकत से आ जाते हैं। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड और नो लेवल प्लेइंग फील्ड, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन एंड वी विल विन दिस इलेक्शन। ये आपको याद है मेरे ही शो में 2 दफा हमारी ये डिस्कशन हुई, तो हमने कहा कि आप पीएमएलएन की तरफ बात कर रहे हैं, आप कहते थे नहीं, लेकिन अब बिलावल साहब भी कह रहे हैं, आज तो जरदारी साहब ने यहाँ तक कह दिया मैंने वजीर आजम बनाया शहबाज साहब को, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। मलिक साहब जरा ये जो जरदारी साहब ने बात की है इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि मैंने वजीर आजम बनाया शहबाज साहब को, बिलावल साहब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है हमारे पास, वो कहते हैं सारा रेड कारपेट पलड़ा उधर झुक गया है, प्रोटोकॉल सारा उधर चला गया है। अच्छा देखिए आदिल, मैं इस मामले पे एक अपनी बड़ी सीधी बात आपसे करना चाह रहा हूँ और एक मैं इस पे अपनी एक राय रखता हूँ। नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड एक लाजमी जुज़ है और एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर इलेक्शंस होना चाहिए, और इस ब्रॉडर फ्रेमवर्क के बगैर अगर आप इंतखाबात में जाएंगे तो गलती हो जाएगी। जिस तरह मैं बड़ी शिद्दत से मुखालिफ था जब इमरान पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व कर रहे थे, तो हम पीटीआई के लोगों के पास खुद चल कर गए एक सियासी एक्ट के तौर पे, जब इतनी नफ़रत थी, जब बातचीत मुमकिन नहीं थी और जब डायलॉग का कोई गुंजाइश की बात ही नहीं थी, तो तब हमने इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी से और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ये कहा कि सर अगर आप सपोज़ कर लें कि आप इलेक्शंस अभी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी असम्बली डिज़ोल्व हो जाए और आप उसके नतीजे में इंतखाबात की तरफ पंजाब के सूबे को लेके जाना चाह रहे हैं और केपी के सूबे को, तो नतीजा ये होगा कि कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शन से पहले 2 सूबों में फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स कायम होगी, और आज जब आप ये इंतखाबात करवाने जा रहे होंगे इन 2 सूबों में, तब वफाकी हुकूमत पूरी पॉलिटिकल अलाइंस की पूरी अमलदारी के साथ बैठी होगी। तो आप उनकी गवर्नमेंट के रिट कैसे ख़त्म करेंगे इन इंतखाबात में, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और जब फुल फ्लेज गवर्नमेंट्स किसी भी जो भी पार्टी जीती उन इंतखाबात में, उनकी सूबों में हुकूमत होती, तो इंतखाबात तो इन्हीं हलकों के अंदर होने थे, इन्हीं सूबों में होने थे। कौमी असम्बली के इंतखाबात भी फिर यहीं होने थे। तो अब पूरा साइकिल ऑफ इलेक्शंस और जो स्कीम और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्पिरिट है, इसको सिर्फ 90 डेज़ में आप रीड करके अगर लेकर जा रहे हैं, तो फिर आप ये इसको एक पूरे साइकिल को तोड़ देंगे। इंतखाबात का पूरा मसला जो हम केयर टेकर्स तक का सफ़र हमने तय किया, वो अब 88 के इंतखाबात, 90 के इंतखाबात, 93 के इंतखाबात और 97 के इंतखाबात से जो हमने एक मजमूई तौर पे एक सबक सीखा कि किसी एक पार्टी की लेड केयर टेकर के साथ नहीं, एक ऐसी केयर टेकर जो दोनों की अपॉइंटमेंट के साथ जो मुकर्रर की जाएगी, तो हम केयर टेकर की पूरी स्कीम ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इस बात को आप यहाँ रोक लें। अब ये बड़ी जायज़ बात है, अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं तो मैं अप्रीशिएट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड पूरे इंतखाबात की बात कर रहे हैं। अगर वो यहाँ कहीं समझ रहे हैं कि कोई फैक्टर ऐसा है जिसमें कोई लॉब साइडेडनेस है, तो एड्रेस होना चाहिए, एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क तय होना चाहिए, इसमें कोई शक और 2 राय नहीं है। सर वो तो पीएमएलएन को लाडला प्लस करार दे रहे हैं, बहस कर सकते हैं।
नहीं, देखिए वो पॉलिटिकल कंजम्पशन की बातें हैं, कहते रहते हैं, उनकी अपनी एक ऑडियंस है, उन्होंने पंजाब में आके बात करनी है। देखें ना, अभी जैसे अली मूसा आपसे कह रहे थे, तो अली मूसा कैन फेयरली चेरिश हिज विक्ट्री। उन्होंने, जब हम सारी सीटें पीटीआई से लूज़ कर रहे थे, तो तब पीडीएम की गवर्नमेंट के एक कैंडिडेट थे जिन्होंने आउटराइटली पीटीआई को डिफीट किया, वो अली मूसा थे। तो बात को तस्लीम करना चाहिए। ठीक। अब इस तरह की जो पोजीशन आप इख्तियार करते हैं, जब बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है लार्जली वो पॉलिटिकल कंजम्पटिव बात कर रहे हैं, किसी ऐसी ऑडियंस से बात कर रहे हैं जहाँ पर उनकी सपोर्ट बेस शायद इस बात को पसंद कर रही होगी, मे बी इस तरह की बात होगी। लेकिन स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं कि आप जब इस तरह की को बात करें, तो उसमें ब्रॉडर फ्रेमवर्क की बात करना पॉलिटिकल पार्टीज का हक है, करनी चाहिए, और ये ज़रूरी बात है। तो बेसिकली आपने जो ज़ाहिर बड़े नफीस अंदाज में ये कही है, इसका उर्दू और सादा तर्जुमा ये है कि सियासी मैदान सज चुका है, अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी बहुत बयानबाजी करनी है और ऐसे बयान देने हैं जिससे जाहिर है वो अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करें, वरना पीछे क्या रह जाएगा कि अगर साथ साथ ही चलते रहेंगे। और ये बात वैसे आपकी दुरुस्त है। मैं वैसे अली मूसा गिलानी कई दफ़ा प्रोग्राम में भी आए, ये बात करते हैं वो कि हमें चाहिए कि ये, बल्कि कहते भी रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात तो सब अपनी जगह नहीं भी करें कोई बात नहीं, हमें अमली तौर पर मैदान में मुकाबला करना चाहिए और इलेक्शन में खुल के जाना चाहिए। ये वैसे कई दफ़ा लाइव शो में ये बात कह चुके हैं कि हमें मैदान में जाना चाहिए। जी अली, आप कुछ बात करें। मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। देखिए, मलिक अहमद ख़ान साहब की बात, मतलब मैंने जो शो से पहले कहा कि ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो इसी वजह से कहा था। जो ये बात कर रहे थे इलेक्शंस की, तो मैं ये, हम इधर सिर्फ अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, तो आप जब पंजोता साहब की बात सुनेंगे, वो हालांकि लॉयर हैं, उनका पॉलिटिकल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पीटीआई का उनका जहन है ना, तो वो जिसको पीटीआई की छाप लग जाती है, वो एकदम से ना बहुत नेगेटिव हो जाता है और एकदम अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। देखिए, हमने इलेक्शन लड़ना है और जो बेहुरमती हो रही है, जो 16 माह में स्पेशली हुई है, उसकी बात हमारा हक है बनता करना। जब आपने जो भी खुददार बंदा होगा, जो समझता होगा, जो मुल्क से मोहब्बत करेगा, वो बात करेगा। तब आइन किधर था? बिल्कुल, जब आपने किधर आइन था? 3.5 साल में हुकूमत हुई, पीटीआई ने की, तो उसके अंदर जो है वो इकॉनमी कहाँ पर थी? आजाद खारजा पॉलिसी की बात की हमेशा इमरान खान साहब के जो है, उन्होंने हमेशा जो है मुल्क को रिप्रेजेंट किया। जब पीटीआई नमूज से रसालत का मुकदमा क्या उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो ये उनका कसूर है। हमारे मुल्क को की बात करें, किसको एब्सोल्युटली नॉट कहा? किस बात पर एब्सोल्युटली नॉट कहा था? उनको कहा जिनके कहने के ऊपर आपने उनकी हुकूमत गिराई, आपने सिंध हाउस में मंडियां लगाई, उनको कहा बाइडेन के अंदर ये सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी थी। किसी ने वोट दिया था? कोई मंडी लगी थी? कौन सी मंडी लगी थी? खुदा का खौफ करें, कौन सा पीटीआई का शख्स जिसने सारे वोट दिया लोग था? आपकी झोली में ऐसे थोड़ी बैठ गए। जिन्होंने पंजाब में दिया था, जिन्होंने पंजाब में दिए थे, वो भी वहां पर बैठ गई। जिन्होंने पंजाब में दिया था, जिन्होंने पंजाब में दिया, वो सब डिसीट हुए। तो प्लीज अपने फैक्ट्स करेक्ट कर ले। आपने जब आइन तोड़ा, उस वक्त आपको ख्याल नहीं था। जब आप हुकूमत आइन मुसलसल टूट रहा है सर, 16 महीनों में आपने बार-बार तोड़ा है। जा रहे हैं, आज फिर इलेक्शन नहीं करवाया पीडीएम ने, और आज एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं। 16 महीने आपने मजे लिए। मलिक साहब, आज मैं जरा मलिक साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, फिर मैं जी मलिक करें। आज आप जब आदिल मैं बता रहे हैं असेंबली तोड़ के, पंजाब असेंबली तोड़ के, मुझे थोड़ा सा मौका। अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो अली मूसा के बारे में और नईम के बारे में मेरी अपनी एक फीलिंग है, मैं उसको आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर जहाँ से ये बात कर रहे हैं, इसमें शिद्दत आ सकती है और शिद्दत आती है, कोई शक नहीं। लेकिन मैं भी जब आपसे बात करूंगा, कोई पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट होगा, तो शिद्दत आ सकती है बात में, ठीक है। लेकिन कुछ फैक्ट्स करेक्ट करने ज़रूरी हैं। मैं आपको ऑन ओथ कह सकता हूँ, मैं आपको कुछ ऑन ओथ कह सकता हूँ कि ये जो मामला है ना, जो बार बार बात आती है कि एक पोजीशन इख्तियार करने के बाद आप बात, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं पूरी दयानतदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि मैं जब ये गलत समझता हूँ कि आप इलेक्शन का साइकिल तोड़ दें और केयर टेकर के सिस्टम को, आइन, ये अगर बहस ऐसे ना होती, तो मैंने इनसे बारहा अपने पीटीआई के दोस्तों से कहा, मैंने कहा यार आप जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट थी, आप ज़रा वो निकाल लें। तो ये सवाल वहाँ पर ज़ेर बहस आया
ये जब इनके वकला कोर्ट में जा रहे थे तो मैंने उसकी कॉपी आज़म साहब को भी दी, उन्होंने ख़ुद इसको देखा, अटॉर्नी जनरल ने इसको देखा, और जो पीटीआई के लॉयर्स थे जिसमें आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं उनको आई रियली अप्रिशिएट हिम, उनका एक ख़ास तरीक़ाकार था बात करने का, बड़े अच्छे फहम के वकील हैं। तो हमने उनसे कहा कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के सामने ये मुद्दा था, और मुद्दा ये था कि कहीं कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी जिसके नतीजे में कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत हो और वो फ्रेमवर्क ऑफ इलेक्शंस का, यानी आपने 5 साल की मुद्दत तय की है, तो हमारा एक फेडरल सेटअप है जिसमें प्रोविंसेस भी हैं, वफाक भी हैं। ठीक है। तो एक प्रोविंस ये तय कर लेता है कि नहीं, मैं अपनी पहले असेंबली तोड़ लेता हूँ और पहले अपनी हुकूमत बना लेता हूँ इलेक्शन साइकिल से 3 महीने पहले। तो इसको रद्द कर दिया वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जिसमें तमाम वो सीनियर लोग जो इस मुल्क को आइन देने वाले लोग थे, जिसमें नैप के लोग थे, पीपल्स पार्टी के थे, मुस्लिम लीग के थे, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ थी, और उन सब ने मुस्तरद कर दिया ये कह के कि इतनी बड़ी सियासी पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी इज़ द वर्ड, कि इस तरह की सियासी जो बेनिफिट टू वन पर्सन के तौर पर पूरे सिस्टम को तोड़ने की बात ये कोई भी नहीं करेगा। बट इट एक्चुअली हैपेंड। 73 में आइन बना, ये 50 साल के अंदर ये हमने देखा कि ये एक स्टेज आ गई कि जिसमें आप ये कह रहे हैं प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़ के और फिर फेडरल का इलेक्शन इतना डिले होना, वो बहुत बड़ा गैप बन जाना था। मैं नहीं मुझे इजाजत, मुझे आदिल अलाउ मी टू कंप्लीट माय आर्गुमेंट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस एक मॉरल हाई पे लेके खड़े हो जाएं कि आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा केस नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे थे, जिसके नतीजे में जब आप एक काम गैर आइनी हो जाता है तो फर्दर ब्रीड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, ये फिर रुकता नहीं है। ये फिर हमने देखा है कि ये हुआ। आज आप 90 दिन का कहीं जिक्र सुनते हैं, वो 90 दिन कहाँ गए? तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क की बात हो। मैं तू तकार से बाहर निकल जाऊँ, नहीं बाहर निकल जाए। मुझे एक ब्रेक लेनी है मालिक साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। अली ने प्रूव किया है, इस बात से हमें बाहर निकलना चाहिए। राइट, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद के सामने ये नुक्ता रखूंगा। एक तो जो मलिक साहब ने बात की है वो हुआ तो नहीं ना। देखें, एक बात तो दुरुस्त है, दोनों सूबों में हुकूमतें टूट गई, नहीं हुआ, एक तो ये चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये बात तो दुरुस्त है ना कि आप पॉलिटिकल आर्गूमेंट बिल्ड करें एक दूसरे के खिलाफ, तनकीद भी करें एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन मामलात को उस नहज पे ना ले जाएं कि आपके पास रास्ता ना बचे। इस पे मैं ज़रा मज़ीद वजाहत से सवाल आपके सामने रखूंगा। एक ब्रेक के बाद फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सवाल मैं आपके सामने रख गया था। दूसरा सवाल जो अली मूसा गिलानी साहब भी बात कर रहे हैं, वो तो खैर बेचारे आपकी जंग लड़ने निकले थे, अभी तक तो आपने उनको कहा कि आप तो हट जाएं, अपनी जंग खुद लड़ लेंगे। वो बेसिकली पॉइंट ये, वो कहते हैं हम एक दूसरे के सियासी हरीफ हैं, हमने वक्त से ये सीखा है कि एक दूसरे पे सियासी तनकीद करें, दबा के करें, खुल के करें, लेकिन उसको दुश्मनी में, नफरत में और ऐसे लहज में ना ले जाएं। मतलब इसमें ये तो है ना कि अगर पीटीआई अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को समझती तो शायद आज उसकी पॉलिटिक्स डिफरेंट होती। जिस तरह उसने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ऑन स्लॉट अपना किया, आज वो बंद गली में चली गई है। योर टेक ऑन। देखें, बात ये है कि बंद गली में ये बाकायदा तौर पर जिस तरह से ले जाया जा रहा है और लोगों को जिस तरह से उठाया जा रहा है, जिस तरह से क्रैक डाउन किया जा रहा है, 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें हमने मुख्तलिफ शहरों के अंदर दी जलसा करने के हवाले से, और आपके सामने है कि क्रैक डाउन शुरू है। 9 मई से पहले उठाया जा रहा था आपके लोग? बिल्कुल, उससे पहले इमरान खान साहब के ऊपर 100 से ज्यादा केसेस थे। ये और इसी तरह से जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन उससे पहले कोई इस तरह का एक्शन तो नहीं था ना, पार्टी पे क्रैक डाउन नहीं था। देखें, बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर थी। ये जुडिशियल कम्प्लेक्स में जब भी इमरान खान साहब पेश हुए, कितनी एफआईआर थी, कितने लोगों पे थी? मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब के ऊपर 100 से ज्यादा थी। नहीं, खान साहब पे तो मैं मान रहा हूँ, मैं तस्लीम करके आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बाकी पार्टी के ऊपर क्या प्रभाव था? बाकी पार्टी 25 मई को जब लॉन्ग मार्च हुआ था तो उस वक्त हर एक बंदे के ऊपर जो पॉलिटिकल लीडर था, 12 से 14 तो अली मीर गंडापुर के ऊपर थी। सर, तो जब इधर आके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के पास हल्ला गुल्ला होगा तो सर किसी ने रोकना भी है ना। देखिए, या आगे जाने देना है कि यार चले जाएं, आपको मसला नहीं है। हमारी सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही थी वहां पे कि भाई पता ही नहीं चला उनको कि यार ये क्या हो गया। उस
वक्त, हालांकि वो यहाँ तक आ गए थे, बाद में उधर मैदान उस दिन भी पता नहीं चला जब मौलाना साहब जो हैं वो दीवारें फैलांग के जनाब बिल्कुल पहुंच गए हैं और किसी ने उसके ऊपर एफआईआर मेरे जैसे जर्नलिस्ट साहब ये उम्मीद ना रखें, मैं कहूंगा वो ठीक था। और ये भी बता दें कि जब बिलावल साहब आए थे और जब उन्होंने कहा था कि बारिश आती और वो सारा सिलसिला यहाँ पर डी चौक में, उस वक्त भी बताएं कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। नहीं, अपना डी चौक में तो बिलावल साहब ने नहीं, इनका तो इधर हुआ था जलसा। आए थे ना गिलानी साहब, किधर हुआ था आप लोगों का जलसा जब? लेकिन आगे वो एहतजाज करके गए थे, बिल्कुल। लेकिन वो जो लॉन्ग, और मुझे बताया ना कि उनके ऊपर क्या एफआईआर हुई, देखिए ये बात नहीं है। उस वक्त भी बेपनाह वर्कर्स को इसी तरह से गिरफ्तार किया गया, कम से कम कुछ 700-800 वर्कर तो मुझे याद है। तोड़ फोड़ नहीं की ना, इसलिए हम पे केस नहीं हुआ। देखें तोड़ फोड़ किसने की है? आगे से शेल बरसाए गए हैं, आगे से डंडे मारे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। मैं खुद वहां पर मौजूद था और खवातीन जो है बेचारे, मुझे भी गिरफ्तार किया, मुल्तान में गिरफ्तार किया है। मुल्तान में गिरफ्तार किया है। किसको? गिलानी साहब को। किसने? पीटीआई ने, इमरान खान ने किया है। हाँ, वो कह रहे हैं इस बात के ऊपर 16 एमपीओ पीटीआई ने, इमरान खान ने किया था सर। कमाल, वो कह रहे हैं किस बात पे आप अब बात ये है कि गिलानी साहब सिर्फ एक बात फौरन साथ शोर मचा रहे हैं, एक बात का जवाब दे दें कि MNA फहीम और कैप्टन जमील, उसको पैसों की ऑफर किसने की थी? मैं उस केस में वकील अली मूसा गिलानी साहब, बता दें। कोई बात ही खत्म हो जाएगी। पैसों की ऑफर नहीं की थी, वो उसने माफी मांगी है, अदालत में उन्होंने लिखा है, उन्होंने अदालत में लिखा है कि हमने कोई ऑफर नहीं की, ये स्टिंग ऑपरेशन अभी भी केस चल रहा है, बात भी नहीं हुई थी। और उसके ऊपर सेम इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट फाइल की है और उसके अंदर कोई वारंट नहीं है कि 26 घंटे ऑपरेशन किया जाए। उनका बयान तो देखें, सेम इसी तरह का केस है इमरान खान के ऊपर। उन्होंने क्या मैनेज कर लेते हैं ना जी। उन्होंने क्या बयान दिया है? ने क्या बयान दिया है? जब आर्टिकल 245 लगेगा, आर्टिकल 245 को आप क्रॉस करेंगे तो रियासत रोकेगी ना आपको, फूल तो नहीं बरसाएगी यार। बात ये है कि आर्टिकल रोका था ना, रोका है कि आप यहाँ रुक जाएं। दफा 44 जो है जिसकी बात हो रही है सिर्फ पीटीआई के लिए है। नवाज शरीफ साहब आए थे, उनके लिए तो कोई नहीं थी। उन्होंने जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बिल्डिंग के अंदर घुस कर नारे मारे हैं और पूरा हॉल जो है वो भर गया था। जब चीफ साहब की अदालत लगी उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि 15 लोगों को सिर्फ अलाउ किए हुए तो ये कैसे आ गए। 2-3 घंटे अदालत के अंदर जजेस आ ही नहीं सके, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई किसी ने? उसके बाद की बात कर रहे हैं ना, मौलाना साहब वाले वाकये की बात कर रहे हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब जब पेश हुए हैं, ये भी, और वो आप मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ। बट वो ये कह रहे हैं के हवाले से, बट वो ये कह रहे हैं कि आप वहां पर जब गए उससे पहले वो कहते हैं हमारे साथ भी ये सब कुछ आप करते रहे पीछे। किस टाइम? वो कह तो रहे हैं मुझे गिरफ्तार किया था अली गिलानी। किस बात के ऊपर गिरफ्तार? किस बात पे गिरफ्तार हुए थे भाई आप? जलसा करने पर 16 एमपीओ लगाई गई थी। बुजदार चीफ मिनिस्टर था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। मुल्तान में हमने यौम तासीस की थी, पीडीएम का जलसा हुआ था। आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा आई थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई थी। मुझे, मेरे भाइयों को हमें अरेस्ट कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, लाइट्स ऑफ कर दी गई, हमें इजाजत नहीं दी गई स्टेडियम के ऊपर जलसा करने की। सड़क पे जलसा करने से पहले हमें वो कह रहे हैं कि बिलावल साहब भी तो डी चौक पे जलसा करके चले गए थे, उन्हें क्यों नहीं रोका? हमें क्यों रोका? अच्छा, बिलावल साहब ने जो जलसा किया उन्होंने कोई दरख्त जलाया, हमने प्रॉपर इजाजत ली, हमें इजाजत मिली गई। इमरान खान साहब ने खुद कहा पीटीआई ने नहीं जलाया, शेल बरसाकर वो शेल की आग थी वो दरख्तों को लगी है और पीटीआई के ऊपर डाल दी गई कि इन्होंने दरख्तों को आग लगाई है। इमरान खान ने कहना था कि आप कह दे पीटीवी भी नहीं जलाया, मलिक साहब आप जरा आपने गया, पीटीवी भी आपने नहीं जलाया। देखें, मुझे ये पता है कि पीटीवी वाला केस अभी भी चल रहा है। पीटीवी वाला केस अभी भी इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में खत्म नहीं करवाया। उसने नैब के अंदर तरमीम करके अपने केसेस खत्म नहीं करवाए। वो केसेस को अभी भी डट के भुगत रहा है। वो कहीं लंदन, चलो आपका तो लीडर नहीं गया होगा मैं, लेकिन ये कहूंगा कि वो लंदन नहीं गया, वो यहाँ पर फेस कर रहा है। जितने केसेस हैं सबको पता है झूठे केसेस हैं, सिर्फ गुनाह क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी, मालिक साहब ये बताइएगा, ये जो हम सूली पर भी चढ़े गए हैं, हमें सूली पे चढ़ा दिया गया, सारी लीडरशिप को हलाक करवा दिया गया, शहीद कर दिया गया। हम यहाँ पर खड़े हैं और आप जैसे लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। हमने हलाक करवाया, हमने शहीद करवाया, अल्लाह माफी दे यार। ये मालिक साहब ये बताइएगा, नैब तरमीम केस पे तो हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग एक ही पेज पे थे ना, दोनों का एक मौकिफ था। अब क्या ये फ्यूचर में भी ये हम आहंगी रहेगी या फिर जो है वो ये राहें जुदा हो गई हैं? क्या नून लीग सिर्फ सोलो फ्लाइट ही लेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अब जो बयानात दे रही है, एक तो ठीक है वो पॉलिटिकल कंजम्पशन आपने उसको नाम दिया है और ज़ाहिर होता भी है ये इन रियलिटी भी, लेकिन क्या आगे इत्तेफाक इत्तेहाद भी हो सकता है या नहीं? अब हम अकेले ही जाएंगे, अकेले ही चलाएंगे निज़ाम? क्या फैसला हो रहा है? आप लोग क्या किस तरह चलाएंगे चीज़ों?
जी आदिल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं, क्योंकि आपने रेफरेंस नैब की तरमीम का दिया था, तो मैं तो इस नैब लॉ को एक इंतहाई ड्रैकोनियन और एक इंतहाई गलत चीज़ समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क की मईशत, गवर्नेंस और इस चीज़ के ऊपर अगर किसी चीज़ का को बोझ है तो इस नैब का इटसेल्फ है। ये नैब आज अपनी इंसेप्शन से नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि सन 47 के बाद से, सन 49 से ये जो धंधा अप्रोडा का, एबडो का, नैब का 36 किस्म के मुख्तलिफ कवानीन हर 5 साल में नए बनते हैं और इनकम्बेंट्स के रिमूवल का बाइस बनते हैं। मैं तो मलिक साहब, इस पे कोई गौर हो रहा है कि आप लोग इसको खत्म कर देंगे आके? इज इट ट्रू? मैं देखिए, मैं आदिल, मैंने अपने सामने एंटी करप्शन रजीम को बिल्कुल डाइल्यूट होते देखा। जो एक इंस्टीट्यूशनल एंटी करप्शन रजीम थी, यानी प्रोविंशियल कंट्रोल जो एंटी करप्शन पे था, उसको नैब ने इंक्रोच किया। और नैब की अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी मासवाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकमवेंट करने के 2 एग्जांपल्स जिनका मैं डायरेक्टली इफेक्टिव हूँ, जो मैंने खुद भुगती हैं नैब के अफसरान के साथ और नैब के उन लोगों के ज़िम्मेदारान के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को सरकमवेंट कर रहे थे। ठीक है। एक 1999 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और एक ये 2018 में सूरत हाल पैदा हुई। तो मैं इसलिए नैब के मैं तो नैब के वजूद को ही एक बोझ समझता हूँ। तो आप लोग खत्म करने जा रहे हैं? उतार के फेंक दें। और मैं आपको एक वाकया आपकी इजाजत से आज बताने लगा हूँ। मैं जस्ट वांट टू शेयर इट, अगर आप इजाजत दें तो मैं कंक्लूड कर दूंगा। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, थोड़ा अगर मुख्तसरन कर दें। शाहिद अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने जाके उनसे दरख्वास्त की कि सर, आज तो चीफ मिनिस्टर पंजाब को नैब ने एक बिल्कुल अनवांटेड, अनकॉल्ड फॉर एक नोटिस दिया है। और ये मैं समझ रहा हूँ कि आपकी सारी सिविल सर्विस, आपके तमाम गवर्नमेंट फंक्शनरीज इससे मुतासर होंगे और कोई फाइल पे हाथ तक नहीं लगाएगा। तो आप प्लीज़ काइंडली इस नैब लॉ से जितनी जल्दी जान छुड़वा सकते हैं छुड़वा लें। ये जब बात इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो मैंने बेशुमार इनके लोगों से कहा कि आप जिस नैब लॉ को आप हथियार के तौर पे लोगों की गर्दनें काटने पे लगा रहे हैं, इससे जान छुड़वाएं, आपकी भी इसी से कटेंगी। और मैं भी आज ये कह रहा हूँ कि ये नैब लॉ पाकिस्तान की मईशत की गर्दन काट रहा है, पाकिस्तान की टोटल गवर्नेंस की गर्दन काट रहा है। इससे जितनी जल्दी हो सके जान छुड़वाएं। इंस्टीट्यूशनल एंटी करप्शन रिजीम क्रिएटेड थी, लॉज मौजूद थे, ये ओवरलैप था। तो मलिक साहब, आप ये समझें कि पीएमएलएन अगर वन लाइनर, मलिक साहब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, अगर आप वन लाइनर अगर आप कह दें तो इसका मतलब पीएमएलएन आके इसको खत्म कर देगी। और एक और सवाल, क्या जरदारी साहब से भी मियां साहब जल्दी मिलने जा रहे हैं? ये अगर मुख्तसर कर दें क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। सर, मेरी राय में तो उनको मिलना चाहिए। अगर मुझसे वो तजवीज़ मांगेंगे या मेरी कोई ऐसी मशावरत हुई कभी उनसे, तो मैं ज़रूर ये सबमिट करूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। आज इजलास में कोई बात हुई है इस पर? नहीं, नॉट टू दिस अकाउंट। जिस सेशन में मैं था उसमें तो ये नहीं थी, शायद उसके बाद भी वो नशिस्त चलती रही हुई हो, लेकिन मेरी मौजूदगी में नहीं हो। और आपने ये जवाब नहीं दिया कि नैब को खत्म करने जा रहे हैं, इत्तलात ये है कि शायद खत्म कर देंगे। जी अली भाई, मैं आता हूं आपके पास। जरा मुझे एक पंचोता साहब से एक सवाल और पूछने हैं। देखिए, नैब बहुत बड़े विक्टिम आप भी होंगे। जी, मैं आता हूं आपके पास, आपको टाइम दूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम एंड में जो बचा है ये दोनों से 1 मिनट करना है। बिल्कुल। नैब के तो आप बहुत बड़े विक्टिम फिर आप भी बनेंगे, आपके ऊपर भी केसेस और सारे मामला हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि नैब को ख़त्म होना चाहिए या नहीं, नैब को ख़त्म नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए? ज़रा 1 मिनट में सारा कंक्लूड करें। देखिए, 1 मिनट के अंदर बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जो कि सच पे मबनी हो, सारे झूठे केस सभी यही कहते हैं। नैब वाला देखें, आपने साबित करना है ना। इमरान खान को जब उन्होंने चैलेंज किया था, उनको पता था उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ और उसको विड्रॉ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके अंदर आपने रखना है और सुप्रीम कोर्ट में जो हमने चैलेंज किया हुआ है वो वापस नहीं लेंगे।
बेशक वो जिस तरह से भी केस चला रहे हैं मेरे ऊपर बोगस जो भी, अब इसमें नजरसानी दरख्वास्तें आ गई हैं, कलम तो नहीं किया, लेकिन फिलहाल नैब कोर्ट्स को रोक दिया, लोअर कोर्ट्स को उन्होंने काम करने से नहीं रोका। उन्होंने कहा कि फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं दिया जाएगा, अदालतों को रोका है ना। अदालतों आप चाहते हैं चलता रहे, नैब कंटिन्यू रहना चाहिए। देखें कोई भी इदारा है, किसी को भी स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, नैब हो FIU सब कोई यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो खत्म नहीं हो रही। नैब चलता रहना चाहिए, हो एंटी करप्शन हो, कौन सा इदारा यहाँ पर चलता रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। देखिए कोई इदारा भी क्यों बंद हो, उस इदारे की शफाफियत हो किसी को। सर नैब, मेरा सवाल मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप सिर्फ नैब की बात करें, नैब चलता रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। देखिए मैं तो कहता हूँ कि कोई भी इदारा नहीं बंद होना चाहिए। कोई तो पूरे पाकिस्तान में बहुत इदारे हैं, नैब चले, लेकिन उसके अंदर सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। राइट, ठीक है जी। अली गिलानी साहब, योर टेक ऑन 1 मिनट। देखिए नैब के बारे में हम ये कहेंगे कि नैब में मेरे वालिद साहब 5 साल रहे वहाँ पर और अदालतों से बरी हुए, कोई NRO नहीं लिया गया, हाई कोर्ट ने बरी किया उनकी केसेस। तो वो एक ऐसा केस है जिसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए पहले भी यूज़ किया गया। अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो ना हो तो इनको चाहिए कि वो बंद हो। और बहुत सारे इदारे हैं। नैब जो है वो एक डिक्टेटर का लॉ था जिसको इसने बनाया गया, उसके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं थी। पॉलिटिकल विल के साथ जो भी आइंदा अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस बनेगा या कोई कानून बनेगा उसमें पॉलिटिकल लोग होंगे जो अवाम की ताकत से आए हुए होंगे, वो फैसला करेंगे। लेकिन मैं आखिरी बात, अब कंक्लूडिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूँगा कि हम लोग इतने डिवाइड हो चुके हैं कि इस वक्त एक पूरी जनरेशन, एक पूरी कौम ख़त्म हो गई है इस दुनिया से, जो ख़त्म होती जा रही है, काफ़ी हद तक तो हो गई है, और वो है फ़लस्तीन। हम सबको और टीवी वालों को, आप लोगों को भी मेरी ये गुजारिश होगी कि हमें इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। हमें बजाय ये कहने के लिए कि केयरटेकर गवर्नमेंट को कि वो कोई और इक़दाम करे, हमें सबसे पहले एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो हमें शो करना चाहिए फ़लस्तीन के इशू के ऊपर। हमें आलमी दुनिया, इमरान खान, थैंक्स टू इमरान खान साहब, हमें आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन हम जिस हद तक कर सकें हमें चाहिए कि थैंक यू सो मच नईम हैदर पंचोता साहब, मलिक अहमद खान साहब, अली मूसा गिलानी साहब, आप बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।